चलिए, हमने स्टार्ट किया था एक विषय जिसका नाम है मध्यकालीन भारत का इतिहास, और उसमें हमने देखा था इस्लाम धर्म और भारत पर अरब आक्रमण। इसके बाद हमने दूसरी कक्षा में देखा था भारत पर तुर्क आक्रमण, या कह सकते हैं इस्लामी राज्य की स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तुर्क आक्रमणों को या तुर्कों को दिया जाता है। हमने महमूद गजनवी को पिछली कक्षा में पढ़ लिया था, मैं एक बार उसका रिपीट करवा देता हूं। महमूद गजनवी जो था गजनी का रहने वाला था, और ये किस वंश का था? यामिनी वंश का या गजनवी वंश का था। इसने भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? जयपाल के विरुद्ध किया था, जो कि हिंदू शाही राजवंश का शासक था, और जयपाल ने आत्महत्या की थी। इसके अलावा 1018-19 में एक आक्रमण हुआ था, विद्याधर के खिलाफ किया गया था। विद्याधर जो था चंदेल वंश का शासक था, और ऐसा कहा जाता है कि विद्याधर एकमात्र ऐसा राजपूत राजा था जो महमूद गजनवी से कभी नहीं हारा। इसके बाद हमने देखा था कि 1025 में एक आक्रमण हुआ था सोमनाथ पर, जो धन संपदा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण आक्रमण था, और महमूद गजनवी को इस आक्रमण के दौरान अपार धन संपत्ति प्राप्त हुई थी। 1025 में यह किया गया आक्रमण, इस समय भारत में जो राज्य था गुजरात में जो क्षेत्र था उसका शासक था मूलराज प्रथम या भीमदेव प्रथम, और जब ये लौट कर जा रहा था तो जाटों ने इसको रोका था, किंतु इसके पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति थी, उनको बचाते हुए ये कहां लौटा? गजनी लौटा। फिर अंतिम आक्रमण 1027 में किसके विरुद्ध किया था? जाटों के विरुद्ध किया था, और 1030 में किसकी मृत्यु हो गई थी? गजनी की। मैंने आपको यह भी बता दिया था कि इसके दरबार में उद्बी जैसे, फिरदौसी जैसे और अलबरूनी जैसे विद्वान रहा करते थे, जिनकी अलग अलग किताबें या पुस्तकें जो कि इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अलावा मैंने बताया था कि महमूद गजनवी को गाजी और क्या कहा गया है? मूर्ति भंजक कहा गया है। मतलब इसने उपाधि ली थी गाजी और मूर्ति भंजक की। यहां तक हम देख चुके थे। आज की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं मोहम्मद गोरी, या कह सकता हूं मैं हम क्या पढ़ रहे हैं? भारत में तुर्क आक्रमण। तो ध्यान रखेंगे इस बात को, यहां पर बात कर रहे हैं हम किसकी? मोहम्मद गोरी की। किसकी बात कर रहे हैं? मोहम्मद गोरी की। मोहम्मद गोरी जो है शासक है कहां का? ये वहीं की बात है, ये वहीं की बात है। कहां की बात है? ये गजनी की ही बात है। 150 साल, लगभग 150 साल बाद में कौन एक शासक आया? मोहम्मद गोरी आया, और इसने भारत पर आक्रमण किया। कब आक्रमण किया इसने? तो इसने 1175 में कर्मातियों से मुल्तान जीता। और किसी ज्यादा ही समझदार व्यक्ति ने इससे कहा कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, मतलब गुजरात पर आक्रमण किया था, तो मोहम्मद गोरी तुम भी कहां पर? गुजरात पर आक्रमण करो और अपार धन संपत्ति अर्जित करो। तो मोहम्मद गोरी जो है वो कहां पहुंचता है? 1178 में कहां पहुंच जाता है? गुजरात पहुंच जाता है। गुजरात पर जैसे ही आक्रमण करता है तो वहां पर क्या होता है? वहां पर अब खेल बदल जाता है। वहां का शासक जो होता है वो होता है मूलराज द्वितीय। कौन होता है? मूलराज द्वितीय। और उसको जैसे ही पता चलता है कि मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया है तो वो क्या कर देता है? काउंटर अटैक कर देता है। और काउंटर अटैक मतलब कि उसके विपरीत वह उसके ऊपर युद्ध कर देता है, युद्ध की घोषणा कर देता है। और इसको कहा जाता है कासहद का युद्ध कहा जाता है। और माउंट आबू पर
माउंट आबू पर लड़ा गया यह युद्ध, जिसमें मोहम्मद गोरी क्या हुआ, पराजित हुआ। मोहम्मद गोरी पराजित हुआ। इस युद्ध में मूलराज द्वितीय की जो मां थी नायिका देवी, वह किसका संरक्षिका बनी थी, मूलराज द्वितीय की संरक्षिका बनी थी। मोहम्मद गोरी पराजित हुआ और यह मोहम्मद गोरी की झुकेगा नहीं साला, मोहम्मद गोरी की प्रथम हार थी। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि भारत में मोहम्मद गोरी की प्रथम हार कौन सी थी, तो ध्यान रखना का साहेब का युद्ध, मूलराज द्वितीय मोहम्मद गोरी पराजित हुआ था इससे, और यह मोहम्मद गोरी की भारत में पहली पराजय थी। ध्यान रखना 1191 में जो पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुआ था वो तराइन का युद्ध है, उसके पहले भी मोहम्मद गोरी क्या कर चुका है, हार कर चुका है। ठीक है ना। अब ये वो समझदार व्यक्ति को ढूंढ रहा था जिसने इसको बताया था कि आप गुजरात पर आक्रमण करो। आ गई मेरी बात समझ में। अब इसने धीरे धीरे क्या किया, वही अपने वापिस क्षेत्र में चला गया, और वहां जाने पर इसने क्या किया, 1179 में कश्मीर व सिंध पर अधिकार कर लिया। किस पर अधिकार कर लिया, कश्मीर व सिंध पर अधिकार कर लिया। इसके बाद धीरे धीरे और आगे बढ़ता चला गया और बढ़ता चला गया तो पंजाब व लाहौर पर भी अधिकार कर लिया। पंजाब व लाहौर पर भी अधिकार कर लिया। क्लियर हो गई मेरी बात। अब ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूं, यह है आपका भारत का नक्शा। अब ये तो अभी का है, ठीक है, ये तो अभी का है। पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा था उस समय। हम बात कर रहे हैं, ये क्षेत्र है आपका दिल्ली का। कौन सा क्षेत्र है, दिल्ली का। और ये क्षेत्र है आपका अजमेर का। ठीक है, ये क्षेत्र है आपका बुंदेलखंड। कौन सा, बुंदेलखंड। और यहां पर क्षेत्र है आपका कन्नौज। कन्नौज में किसका शासन था, गहरवाल वंश का। और यहां का शासक कौन था, जयचंद। ठीक है, इधर गुजरात में जो शासन था वो किसका था, मूलराज द्वितीय का, या कह सकता हूं भीमदेव द्वितीय। ठीक है, अब ध्यान रखना, मैंने कहा आपसे कि पहले सिंध और कश्मीर, फिर और बढ़ा आगे तो लाहौर और पंजाब, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते और आगे आ गया। फिर एक जगह आती है भटिंडा। 1189 में भटिंडा पर, या भटिंडा के किले पर क्या कर लिया मालूम है, किसने, मोहम्मद गोरी ने अधिकार कर लिया। और अधिकार कर लिया तो अब ध्यान रखना, पहले क्या था, जब भटिंडा पर अधिकार नहीं किया गया था तो मोहम्मद गोरी की सीमा पृथ्वीराज चौहान, यहाँ का शासक कौन है, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के राज्य की सीमा से टच करने लगी थी, लेकिन सीमावर्ती किला कौन सा, भटिंडा का किला। कौन सा किला, भटिंडा का किला। ये रहा भटिंडा का किला, मान लो भटिंडा के किले पर अधिकार कर लिया। तो ध्यान रखना, स्वाभाविक सी बात है कि पृथ्वीराज चौहान का युद्ध किससे निश्चित हो गया कि मोहम्मद गोरी अब पृथ्वीराज चौहान से लड़ेगा। और ध्यान रखेंगे इस बात का, इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध बताया जाता है, जिसे कहा जाता है तराइन का युद्ध। तो ध्यान रखिए इस बात को, तराइन का युद्ध। तो तराइन के दो युद्ध हुए, तराइन हरियाणा में एक मैदान है या एक जगह है, तराइन का युद्ध, ये प्रथम है। और एक और होगा आपका तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में। पहले हम फर्स्ट के बारे में जाने, इसमें हुआ क्या, यह युद्ध हुआ था
अजमेर और दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान को राई पिथौरा क्या कहा जाता है? राई पिथौरा। ये तीसरे नंबर के पृथ्वीराज चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय इनके। और मोहम्मद गोरी दोनों के बीच में है ना, दोनों के बीच में युद्ध हुआ जिसे क्या कहा जाता है? तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है। और इसमें मोहम्मद गोरी की फिर से पराजय हुई। फिर से पराजय मतलब मोहम्मद गोरी भारत में एक बार पहले भी हार चुका था 1178 के कासैद के युद्ध में, जिसमें भीमदेव द्वितीय ने उसको पराजित किया था। और अब जाकर कहां हारा? अब हारा पृथ्वीराज चौहान से। क्लियर हो गई मेरी बात? पृथ्वीराज चौहान एक प्रतापी शासक थे। क्लियर है? इन्होंने दिल्ली, जो ये दिल्ली है, ये दिल्ली किसने बसाया था? 8वीं शताब्दी में या 8वीं सदी में आनंदपाल, या यूं कह सकता हूं मैं वीरन देव, इन्होंने इसकी स्थापना की थी दिल्ली की। और ये किस वंश के थे? तोमर वंश के शासक आनंदपाल या वीरन देव ने 8वीं सदी में किसकी, आपका कह सकता हूं मैं 8वीं शताब्दी नहीं होगा, ठीक है, 8वीं सदी में, ठीक है, इसकी दिल्ली की स्थापना की थी। और उस दिल्ली पर वर्तमान में किसका अधिकार है? पृथ्वीराज चौहान का अधिकार है। ध्यान रखना, ये सब जानकारी मैं आपको बताऊंगा। ये सब जानकारी चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा हुआ एक ग्रंथ है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। उसमें यह बताया गया है कि कन्नौज के शासक कौन थे? कन्नौज के गढ़वाल वंश के शासक जयचंद थे। और जयचंद की एक बेटी थी जिनका नाम था संयोगिता। ठीक है ना? कहानी में आएगा भैया ट्विस्ट। क्या आएगा? ट्विस्ट। ठीक है ना? अब यहां पर क्या हो जाएगा? खेल बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? खेल बदल जाएगा। पृथ्वीराज जो चौहान है वो पड़ जाएंगे किसमें? प्रेम में। किसमें पड़ जाएंगे? प्रेम में। और पृथ्वीराज चौहान को क्या हो जाएगा? प्रेम हो जाएगा किससे? जयचंद की बेटी संयोगिता से। ठीक है? और जयचंद बन जाएंगे यहाँ पर कौन? अमरेश पुरी। ठीक है? अरे भैया पृथ्वीराज चौहान भी एक प्रतापी राजा थे, अगर शादी हो भी जाती तो क्या हो जाता। लेकिन कहते हैं ना कि ये जयचंद जो है इनके अंदर आ जाती है अमरीश पुरी साहब की आत्मा। क्या आत्मा आ जाती है? और जब पता चलता है कि संयोगिता भी प्रेम करती है किससे? पृथ्वीराज चौहान से, तो और उनको गुस्सा आता है क्योंकि उनकी बेटी उनके खिलाफ जा रही थी। और जो पृथ्वीराज चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान एक राजपूत राजा थे। ठीक है? आसपास के क्षेत्र में उनका बहुत बोलबाला था। यहाँ बुंदेलखंड में परमार्दी देव चंदेल वंश का अंतिम शासक परमार्दी देव, जिनके 2 सेनापति थे, आला और उदल। यहाँ पर परमार्दी देव से भी पृथ्वीराज चौहान जीत चुके थे। कहा जाता है कि जब पृथ्वीराज चौहान मध्य प्रदेश में आए थे तो उन्होंने भिंड में एक मंदिर बनवाया था, वनखंडेश्वर मंदिर। ठीक है? ये मध्य प्रदेश के इतिहास में आपको पढ़ाएंगे। लेकिन अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो है प्रेम प्रसंग में फंस चुके हैं। और ध्यान रखना कि कहानी कुछ ऐसी है कि जयचंद जो है अपनी बेटी संयोगिता का विवाह तय कर देते हैं, स्वयंवर कर देते हैं। पहले जो था स्वयंवर बहुत हुआ करते थे राजकुमारियों के लिए, तो स्वयंवर हुआ जिसमें कई प्रतापी राजाओं को बुलाया गया, पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया गया। और पृथ्वीराज चौहान का क्या बनवाया गया? स्टेच्यू बनवाया गया। क्या बनवाया गया? स्टेच्यू बनवाया गया। और जब वरमाला का समय आया तो संयोगिता ने क्या किया? स्टेच्यू पर ही वरमाला कर दी। तो सारे राजा देख रहे थे कि हमें यहाँ पर हमारी इंसल्ट करने के लिए बुलाया है। ऐसा भी कभी होता है कि कोई स्टेच्यू या फिर क्या है मूर्ति को माला पहनाए। और जयचंद क्या है? बहुत गुस्सा हो गए। क्लियर हो गई मेरी बात? और पृथ्वीराज चौहान को इस बारे में पता चला तो पृथ्वीराज चौहान कहां से? पृथ्वीराज चौहान अजमेर से कन्नौज की तरफ निकले और पृथ्वीराज चौहान संयोगिता के घर पहुंचे और संयोगिता को
साथ में ले आए। चंद्रबरदाई ने उनको खूब समझाया, जो कि उनके मित्र थे, कि ई गोरी ने छोड़ो ने ऊ गोरी ने देखो। गोरी कहां गया? ठीक है, यह है मोहम्मद गोरी, क्योंकि मोहम्मद गोरी पहले तराइन के युद्ध में हार चुका था। वो अपनी हार का बदला लेना चाहता था पृथ्वीराज चौहान ने, और पृथ्वीराज चौहान ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और ऐसा कहा जाता है इतिहास में कि पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में हार गए। तो तराइन का दूसरा युद्ध जिसमें पृथ्वीराज चौहान की क्या हो गई? हार हो गई। तो ध्यान रखना कि पहले युद्ध में कौन जीते थे? मोहम्मद। पहले युद्ध में कौन जीता था? मोहम्मद गोरी। और दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, अब ऐसा कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान के बारे में कि पृथ्वीराज चौहान ने इनकी गुलामी स्वीकार कर ली। कोई कहता है कि पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी। कोई कहता है कि पृथ्वीराज चौहान को ये कहां लेके चले गए? ये लेके चले गए अपने साथ गजनी, और जहां पर इन्होंने पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फोड़ दी। ट्वाइंग ट्वाइंग। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर क्या कर दिया? जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया, और फिर क्या हुआ? चंद्रबरदाई भी उनके साथ में थे। ऐसा कहा गया कि वहां, मतलब जहां पर राजा रहा करते थे, वहां पर एक खेलों का प्रोग्राम हुआ, जिसे कह सकते हैं हम एक खुली प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें एक खेल शामिल किया गया था, तीरंदाजी। तो तीरंदाजी में कहा गया कि पृथ्वीराज चौहान भी उसमें भाग लेंगे। किसने कहा? किसने कहा? चंद्रबरदाई ने। उनके मित्र ने कहा तो मोहम्मद गोरी क्या हुआ? उस पर हंसा और कहा कि अंधा कैसे तीर चलाएगा। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया? उसमें पार्टिसिपेट किया, उसमें भाग लिया, और भाग लेने के बाद में ग्राउंड में खड़ा कर दिया। किसको? पृथ्वीराज चौहान को। उनके साथ में कौन थे? उनके साथ में थे आपका चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई ने क्या कहा? 4 बास 24 गज अगल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। और चौहान ने क्या किया? पृथ्वीराज चौहान ने ऐसे धनुष ताना और चला दिया। ठीक है, क्योंकि वह शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे, आवाज को सुनकर बाण चलाना जानते थे। और उन्होंने क्या किया? पृथ्वीराज चौहान के ऊपर मोहम्मद गोरी के ऊपर बाण तान दिया, और यहाँ कंठ पर जाके लगा, जिससे मोहम्मद गोरी की क्या हो गई? मृत्यु। और पृथ्वीराज चौहान जो है ना, चंद्रबरदाई के हाथों मारे गए। चंद्रबरदाई ने खुद को स्वयं को मार लिया। इस प्रकार से पृथ्वीराज रासो से हमको जानकारी मिलती है, और ये चैप्टर पृथ्वीराज रासो पुस्तक में चंद्रबरदाई के पुत्र ने ऐड किया। ठीक है, तुम सोच रहे होगे कि चंद्रबरदाई मर गए तो फिर लिखने वाला कौन था? उनके बेटे। मैं पहले क्लियर कर देता हूं आपको। तो ये था आपका क्या? 3 युद्ध आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सबसे पहले तो मोहम्मद गोरी की पहली हार 1178, फिर मोहम्मद गोरी की दूसरी हार, फिर मैंने बताई थी आपको कौन सा? तराइन का युद्ध। फिर मोहम्मद गोरी जीता 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में। इसके बाद में एक और युद्ध इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है चंदावर का युद्ध। तो आपसे पूछे कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में। कब हुआ था? 1194 में हुआ था। और इसमें मोहम्मद गोरी ने किसको हराया? गढ़वाल वंश के शासक जेचन को हराया, जो कि कन्नौज का शासक था। जेचन को पराजित किया, और इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है चंदावर का युद्ध। ध्यान रखना, क्या कहा जाता है? चंदावर का युद्ध कहा जाता है। और जब ये युद्ध लड़ रहा था, इसी वर्ष इसका जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ध्यान रखना मेरी बात कि गोरी के कितने गुलाम थे? 4 गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक था, बख्तियार खिलजी था, एक था आपका यल्दोज, और एक और था कुबाचा। इनका इतिहास कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बख्तियार खिलजी का मैं बताता हूं अभी आपको। पहले आप देख लो किसका? पहले आप देख लो कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, उसने दिल्ली में एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसका नाम था कुव्वत उल इस्लाम। ठीक है,
विष्णु मंदिर के स्थान पर इसने क्या किया, कुव्वत उल मिस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। वहीं अजमेर में संस्कृत विश्वविद्यालय की जगह इसने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण करवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण करवाया, ठीक है, अजमेर में। तो ये इसके बारे में 2 बातें इंपॉर्टेंट है। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, गौरी का गुलाम था। इसके आगे बात करूं मैं बख्तियार खिलजी की, तो बख्तियार खिलजी भी इसका एक अन्य गुलाम था, जिसने कुमार गुप्त द्वारा निर्मित नालंदा विश्वविद्यालय, ध्यान रखना, भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। अगर आप सोच रहे होंगे तक्षशिला बोलूंगा, तो तक्षशिला कहां आता है, पाकिस्तान में आता है, ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला या जलाकर नष्ट करने वाला कौन था, बख्तियार खिलजी। खिलजी, ध्यान रखना, कोई अलाउद्दीन खिलजी के परिवार से नहीं था। बख्तियार खिलजी एक अलग व्यक्ति है, ठीक है, जो कि गोरी का गुलाम था। नालंदा विश्वविद्यालय को इसने ध्वस्त कर दिया, और ध्वस्त कर दिया गया तो यहाँ कई सारे बौद्ध ग्रंथ क्या होकर जलकर नष्ट हो गए, और इसीलिए कहते हैं कि बौद्ध धर्म के साक्ष्य हमको कम मिलते हैं। और जब ये आगे बढ़ता चला गया तो बंगाल से आगे निकल गया, बंगाल से और आगे निकल गया, तो वहां पर क्या कर दिया, झिंगा लाला लाला जनजाति ने क्या कर दी, ठीक है ना, इनको। इसका एक सेनापति और था जिसका नाम था अली मर्दान। क्या नाम था, उसने मना किया था कि मत जाओ, अली मर्दान ने ही बख्तियार खिलजी को मार दिया। क्लियर होगी मेरी बात। तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। बात किसकी आती है अब आती है बात कुतुबुद्दीन ऐबक की। इसके पूर्व में आपको और बताऊंगा कि मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति मिली है। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर, तो आपसे पूछेंगे, ठीक है ना, किसके सिक्कों पर, मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति मिली है। अगर इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि अगर आपसे एक प्रश्न और पूछ लिया जाए, महमूद गजनवी का प्रश्न है, वो बता ही देता हूं आपको। क्या प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि एक तरफ तो संस्कृत में और दूसरा आपका अरबी भाषा में पाए गए सिक्के किसके थे, तो वो आपके महमूद गजनी के थे, ठीक है ना। एक तरफ तो क्या था आपका संस्कृत और दूसरी तरफ अरबी भाषा में। लेकिन अगर पूछे कि लक्ष्मी जी की आकृति किसमें मिली है, तो मोहम्मद गोरी के सिक्कों में मिली है। आज की क्लास यही खत्म करते हैं, कल से स्टार्ट करेंगे या नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे दिल्ली सल्तनत, ठीक है। दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करेंगे हम, गुलाम वंश से स्टार्ट करेंगे। दिल्ली सल्तनत पर 5 वंश ने शासन किया है, आपका गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। और लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी की हत्या करके बाबर बृहद साम्राज्य मुगल साम्राज्य की नींव रखेगा, जिसका अंतिम मुगल बादशाह रहेगा बहादुर शाह जफर, ठीक है। कहानी यही खत्म, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।